अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगेन आई एम इरम ख़ान और आज हम लोग बाकी की रीडिंग करेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो का सेकंड हाफ़ पढ़ेंगे। हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कि रॉबिन्सन क्रूसो उसको वॉयजेस का शौक़ था, टूर्स का शौक़ था, तो वो अपने जो इस शौक़ को पूरा करने के लिए उसने ज्वाइन कर लिया था एक शिप क्रू को। और इसके बाद जब वो द वे टू इंग्लैंड, व्हेन ही वाज गोइंग टू वे टू इंग्लैंड, उसका शिप जो है वो wreck हो गया तूफ़ान में आके और वो एक आइलैंड में फंस गया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उसने आइलैंड में वहाँ पे क्या किया और किस तरह किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नावल है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको लाजमी पढ़िएगा और बहुत ज़बरदस्त नावल है और वन ऑफ द बेस्ट नावल ऑफ इंग्लिश है। सो लेट्स स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द रीडिंग। हाँ जी, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि इन्होंने जब उसका शिप wreck हो गया तो इसके बाद वो एक आइलैंड में फंस गया और फिर आइलैंड में जाके नेक्स्ट डे उसने जब देखा कि वो शिप wreck है तो वहाँ पर उसने अपने टूटे हुए शिप में गया और वहाँ से कुछ अपने लिए जो फर्स्ट एड था और जितनी भी सामान उसको ज़रूरत थी उस शिप में से वो निकाल के लेकर आया। अच्छा, next day I went back across the sea and brought more stores from the ship. Every day I toiled, I brought tools, wood, rope, nails, sails and clothes, guns and ammunition and sugar and flour and bread. कहते फिर नेक्स्ट डे दोबारा वो गया, पहले तो वो गया था ना और उसने फिर एक छोटी सी वो बनाई थी, राफ्ट बनाई थी और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें रख के लेके आया था, ब्रेड, राइस वगैरह। अब नेक्स्ट डे वो दोबारा गया और दोबारा उसने जो कुछ टूल्स थे, कुछ वुड के पीसेस थे, कुछ रोप थी, कीलें थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी, कुछ कपड़े वो वहाँ से लेकर आया। गन्स एंड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन किसे कहते हैं? बुलेट्स और शेल्स जो होती हैं जो कि गन के लिए काम आती हैं। एंड शुगर लेकर आया, कुछ आटा, फ्लावर लेकर आया और ब्रेड लेकर आया अपने लिए जो वहाँ पे बच गए थे। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, द सनशाइन मेड देम स्पार्कल। अच्छा, जब उसने एक बॉक्स खोला तो उसके अंदर उसको गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स नज़र आए, लेकिन क्या वो उसके काम के थे? नहीं, क्योंकि ये तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपने कोई बेचते ख़रीदते हैं, वहाँ पे ना कोई ख़रीदने वाला था ना कोई बेचने वाला था, तो उसके किसी काम के भी नहीं थे वो। What use are you to me? I ask. Everyone in the world desires you but me. क्या उसने उन कॉइन से कहा कि तुम मेरे किस काम के हो? सारी दुनिया तुम्हें चाहती है और लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए उसको कितनी छोटी छोटी चीज़ें वो लेकर जा रहा था, ब्रेड लेकर जा रहा था, शुगर लेकर जाता है, छोटी छोटी कीलें, इवन के कीलें फटे हुए वो जो सेल्स थे, वो कपड़ा जो फट गया था वो सारे, और वो बचे हुए लोगों के कपड़े थे वो लेकर जा रहा था। उसके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती थी। When I got back to my island, I noticed that the sky was black. Great clouds rolled up from the west. The rain poured down. I saw the ship out at the sea rise and then sink beneath the huge wave. अच्छा, कुछ जब वो अपने उस पे वापस आया आइलैंड पे तो उसने देखा कि जो आसमान है उस पे बादल छाए हुए और इसके बाद थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो गई और जो बचा कुचा जो शिप था वहाँ पर वो भी एक लहर आई और वो डूब गया। During the next few months, I busied myself in making the house with a strong stockade round it. Stockade कहते हैं हाई फेंस को, जो ये बाउंड्री बना देते हैं अपने घर के इर्द-गिर्द ताकि उसको जानवर ना आके इसको डिस्टर्ब कर सकें। और उसने क्या किया कि कुछ महीनों उसने अपने आप को बिज़ी रखा किन चीज़ों में? अपने जो घर था उसके इर्द गिर्द स्टॉकेड मतलब फेंस बनाने में। आई यूज़ वन ऑफ द सेल फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ. आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरिड दैम टू द हाउस एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स. उसने कहा कि मैं एक वो जो सेल था, वो जो सेल का कपड़ा जो था उससे मैंने अपने घर की छत बनाई और फिर मैंने जो तने थे दरख्त के वो काटे और उसको मैं अपने घर में लेके गया और मैंने उसकी जो है वो कट करके और उसके जो हाई फेंस है या स्टॉकेड है वो मैंने बनाई ताकि वाइल्ड एनिमल्स मुझसे दूर रह सकें।
The month passed in hard work and one day I set out to explore the whole island. अच्छा, काफ़ी अरसा काफ़ी मंथ्स गुजर गए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लोर करूं आइलैंड को, कि मैं जहां रह रहा हूं है क्या वो जगह। द जर्नी टुक मी 3 days एंड आई वेंट गॉट टू अदर साइड ऑफ द आइलैंड। आई फाउंड डिलाइटफुल वैली। अच्छा, उसने वो 3 दिन उसको लगे उस आइलैंड को डिस्कवर करने में, और उसने जो है वो एक और दूसरी साइड पे वो आइलैंड की चला गया। वहाँ पर उसने बड़ी खूबसूरत एक वादी देखी। देयर वर wild grapes and limes. I collected a quantity of these and took them back to my house. अच्छा, उसमें से उसने देखा कि वहाँ पर जो है वो जंगली ग्रेप्स, जंगली अंगूर हैं और लाइम्स हैं, लेमन उगे हुए। उसने उनको कलेक्ट किया और अपने घर में ले गया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस आई फाउंड सम वाइल्ड गोट। उसने कुछ एक दिन उसने फॉरेस्ट में अपने घर के कुछ ही करीब में उसने कुछ देखी, जंगली उसने बकरियां देखी। I was about to shoot one. I saw at my feet a baby goat. I picked it up and carried it home with me. In a few days, it becomes quite tame, and after that, it never left my side. अच्छा, उनमें से एक गोट को वो गोली से मारने वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक छोटा सा बेबी गोट उसके पाँव के पास आ गया, बड़ा क्यूट सा, और उसने उसको उठा लिया और इसके बाद उसको घर ले गया। और घर ले जाके उसने कुछ ही दिन हुए तो वो जो है वो ट्रेन हो गया। टेम का मतलब होता है ट्रेन हो जाना। वो फिर इसके बाद उसने वो हमेशा उसके साथ ही रहता था। After a year or two on the island, I decided to make a small boat. I chose the wood carefully and cut and worked the timber for many months. I made a small sail from some of the canvas I had brought on shore from the ship, and with a good wind, boat sailed well. अच्छा, कुछ अर्से बाद क्योंकि उसको अपने घर की बेचारी को याद आ रही होगी, तो उसने एक बोट बनाई। उसने किस तरह बनाई वो बोट? कुछ वुड्स काटी उसने, और कुछ जो है उसने जो कैनवस लेकर आया था, जो स्ट्रॉन्ग क्लोथ हैं वो मोस्टली पेंटिंग के काम आते हैं, वो वहाँ पर रखे हुए थे शिप में। तो शिप में वो कैनवस लेकर आया था और उसने उससे एक अच्छी सी बोट बना ली ताकि वो जो है वो अच्छे से वो सेल हो सके, वो पानी में तैर सके। I taught myself how to make pots out of mud and how to make them hard and durable by burning them. अच्छा, अब क्योंकि वो इतना एक साल हो गया था उसको वहाँ पे रहते हुए, तो अब उसने क्या क्या वहाँ पर आइलैंड में सीखा था। सबसे पहले तो उसने क्या सीखा कि सबसे पहले यहाँ पे उसने ड्राफ्ट बनाना सीखी। फिर उसने क्या बनाना सीखा कि अब मैंने बोट कैसे बनानी है, फेंस बनाया, घर बनाया वहाँ पर। और फिर उसने अपने वो जो पॉट्स हैं, बर्तन हैं, वो बनाना सीखे, और उसको ये सीखा कि वो ज़्यादा देर तक अगर इसको मैं पका दूँ उसमें आग में तो वो ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस एंड आल्सो सम व्हीट एंड आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक अ ब्रेड। माई लाइफ on the island was happy one. I had a good house, plenty to eat and plenty of work to do. अच्छा, उसकी लाइफ जो थी वो अच्छी थी आइलैंड में। उसके पास एक अच्छा सा घर था, उसके पास अच्छा फूड था खाने के लिए, फिर उसके पास काम भी काफ़ी था। तो वो मतलब इसकी लाइफ अच्छी थी, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है उसको अपना घर तो याद आता था। वन डे आई वॉज वॉकिंग डूइंग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सी व्हेन आई सडनली लुक डाउन देयर ऑन द सैंड front of me was a clear footprint. It was not mine, but the footprint of another man. अच्छा, वो वहाँ पर अब सैंड पे एक दफ़ा चहलकदमी कर रहा था रेत पर, तो उसने रेत पर निशान देखा पाँव का, लेकिन वो पाँव का निशान उसका नहीं था, वो किसी और का था। अब ये किसका था ये आप लोगों ने आगे ख़ुद से ये जब नावल पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, वैसे इस नावल का हम लोगों को मॉरल क्या मिलता है? इसका मॉरल ये है कि पर्सन कैन सक्सीड अगेंस्ट ऑल ऑड्स विद द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, प्लानिंग
and religious faith. Okay. अच्छा, let's move to the question answers. अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड. उसको किस तरह पता लगा था कि वो एक आइलैंड पे रह रहा है. रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड दैट ही वाज ऑन द आइलैंड व्हेन ही वॉक्ड अप अ लिटिल हिल एंड लुक्ड अराउंड. जब वो छोटे से एक हिल के ऊपर चढ़ा था और इसके बाद उसने इर्द गिर्द देखा तो उसको सारी जगह पानी नज़र आया और बीच में खुशकी का टुकड़ा. आइलैंड क्या होता है कि आपके चारों तरफ पानी होता है और आप बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा होता है. Who was Daniel Defoe? Daniel Defoe कौन था? Daniel Defoe was a famous writer and poet. He was born in 1660. Defoe worked at a number of trades before starting to write at the age of 40. Daniel Defoe जो थे वो बहुत फेमस राइटर थे. कब पैदा हुए? 1960 में. और पहले वो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में वो काम करते थे इससे जब ये वॉयजेस से पहले और राइटिंग से पहले जब वो लिखना शुरू हुए थे. और कौन सी एज में लिखना शुरू हुए वो? एट द एज ऑफ 40. What do you think happened to the others in the boat? अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि बोट में जो बाकी हैं उनके साथ क्या हुआ होगा? The others in the boat would have drowned or they might have escaped. शायद वो कहीं और निकल गए होंगे या बोट में वो डूब गए होंगे. अच्छा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड रॉबिन्सन क्रूसो नॉट वांट द गोल्ड कॉइन. वो गोल्ड कॉइन क्यों नहीं चाहता था? व्हाई? बिकॉज ही डिडंट नीड इट, बिकॉज इन द आइलैंड देयर वर नो वन टू बाय और सेल इट. अच्छा जी, अच्छा, करेक्टर स्केच है नेक्स्ट. मैं आपको करेक्टर स्केच के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरह लिखा जाता है. सो लेट्स मूव टू द बोर्ड. जी, करेक्टर स्केच हम लोगों का एक क्वेश्चन है कि करेक्टर स्केच रॉबिन्सन क्रूसो को लिखा है. करेक्टर स्केच लिखते कैसे हैं? करेक्टर स्केच एक्चुअल में होता क्या है कि यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समवन इन द स्टोरी, सो यू हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज. आपको बहुत अच्छा जो है ना उसका एक मेंटल इमेज कायम करना होता है. अब हम रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में पढ़े, वैसे तो जो हम लोगों की स्टोरी है उसमें इतना बहुत कुछ उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया, लेकिन अगर हम इसका नावल पढ़ें तो हमें काफ़ी कुछ पता लगता है. करेक्टर स्केच में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है. मतलब इसका एक लिखने का तरीका होता है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है. वो जैसे हम अगर पढ़ें उसके रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में तो ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज फैमिली एंड ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड. हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम अ लॉयर, but he was not interested in that area. He was interested in voyages. He wanted to discover the rest of the world. अच्छा, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या थी? फ़िज़िकल अपीयरेंस उसकी थी कि अगर हम लोग उसको देखें तो वो एक अलेक्जेंडर, एक स्कॉटलैंड का वो था, कैरेक्टर था. उसको माइंड में रखते हुए डैनियल डिफो ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था. उसकी कुछ स्टोरी उसकी थी, फिर उसमें से थोड़ा सा उसने इमिटेट कर दिया था. तो अगर रॉबिन्सन क्रूसो को भी देखें तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो ही वॉज हैविंग अ बियर्ड एंड अ मुस्टैच. ही वॉज वेयरिंग कैप एंड जैकेट एंड अराउंड हिज वेस्ट ही वॉज वेयरिंग अ बेल्ट. उस बेल्ट में क्या था? विच सपोर्ट्स हिज सॉ एंड पाउच ऑफ गन पाउडर. ये उसके मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस हो गई और बैकग्राउंड हो गया. ठीक है, इसके बाद हम उसके गुड या बैड ट्रेड्स के ऊपर आते हैं. गुड ट्रेड्स उसके क्या थे? पहले हम गुड ट्रेड्स की बात करते हैं. गुड ट्रेड्स उसके थे कि वो सेल्फ रिलायंट था, सपोर्टिंग था, करेजियस था, एडवेंचरस था, बोल्ड था. और बोल्ड किस तरह था कि वो अपने डिसीजंस अपने लाइफ के वो खुद लेता था. सीक टू मेक हिज ओन डिसीजंस और एंड ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड. अच्छा, हमें कैसे पता लगता है कि वो सेल्फ रिलायंट था? व्हेन ही वाज इन द ऑन द आइलैंड, what he taught himself to do lots of things, how to make a house, how to make a raft, how to swim and save his life, how to make a stockade, how to tame, how to make a pottery. All these things are in his good traits. And he was courageous. अगर वो courageous नहीं होता, अगर वो brave नहीं होता, courageous नहीं होता, तो he can't took the next step towards the island.
एडवेंचरस था, डेट्स वाई उसकी यही आदत, उसकी एडवेंचरस जो नेचर थी वही उसको वॉयजेस पे लेके गई और उसने अपने फादर की, पेरेंट्स की बात नहीं मानी, ठीक है। और उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था इन गॉड के ऊपर कि जो भी हो रहा है, व्हाट हैपन्स अराउंड मी, इट इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू द गॉड्स विल एंड ही वांट्स टू टीच हिम लॉट्स ऑफ थिंग्स। और अच्छा, उसके बैड ट्रेड्स क्या थे? हमें अगर रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में इसी में पढ़ें तो हमें उसके बैड ट्रेड्स क्या पता लगते हैं? बैड ट्रेड्स हमें ये पता लगते हैं कि ही डजंट लिसन टू हिज फादर, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट, कि आई कैन डू दिस। उसको आगे का पता नहीं था कि उसका शिप रैक हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो भी है मैं कर लूँगा, जिस चीज़ के लिए भी मैंने स्टेप लिया है वो मैं कर सकता हूँ। वो ओवर कॉन्फिडेंट था, प्रैक्टिकल था, इट डजंट सीम्स एनी इमोशंस, और ना ही उसको जो ब्यूटी ऑफ आइलैंड है या ब्यूटी ऑफ नेचर है उसको इंस्पायर कर सकी थी, ना उसके फैमिली की जो अफेक्शन है, फैमिली का जो लव है उसको इंस्पायर कर सकी थी। सो ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल। और उसकी जो उसके ही वॉज इनकेपेबल फॉर डीप फीलिंग, उसके अंदर कोई डीप फीलिंग नहीं थी रिगार्डिंग एनीवन, इवन फॉर हिज फैमिली और एनीवन एल्स। तो ये इसके हम लोग वो है कैरेक्टर है जिसके बारे में हम लोग कर सकते हैं। एक दफ़ा हम लोग जो हैं वो जो कैरेक्टर स्केच जो लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो एक सैम्पल होता है। अगर आप स्टोरी को पढ़ें तो आप और भी बहुत कुछ इसके बारे में निकाल सकते हैं कि आपको कैसा लगा वो कैरेक्टर, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द डिफ़िकल्ट मीनिंग। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने पढ़े एमिनेशन का मतलब होता है बुलेट्स एंड शेल्स, जो कि गन के लिए काम आती हैं, पिस्टल में डालने के लिए। स्टॉकेड का मतलब होता है हाई फेंस, ऊंची फेंस जो होती है उसको बनाना। टेम का मतलब होता है ट्रेन करना, और वॉयज का मतलब होता है जर्नी बाय सी और एयर। लॉन्ग जर्नी बाय सी और एयर, दोज आर कॉल्ड वॉयज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। बहुत अच्छे से इसको आपने पढ़ना है, थॉरो स्टडी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसकी जो आपने स्टडी करनी है वो थॉरली करनी है, क्योंकि आप में इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स आपके उसमें हैं, आपके कोर्स में हैं, उसके अलावा भी आपसे एज अ कॉम्प्रिहेंशन वो पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। अच्छा जी, लेटर राइटिंग क्या होता है? लेटर राइटिंग होता है कि हम लोगों ने कोई रिटन अपनी इंफॉर्मेशन किसी को देनी होती है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो कीप इन टच विद द पीपल वी लव और वी वांट टू। जिन लोगों से हम लोगों ने अपना राब्ता रखना होता है, उन लोगों को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, हम सब उनको लेटर लिखते हैं। अब तो फ़ोन्स आ गए, लेकिन लेट्स सपोज जहाँ पर फ़ोन नहीं होते वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर ख़त लिखते हैं, जहाँ पर हमें फ़ोन एक्सेस नहीं करते। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने जिस एड्रेस से आप लोग लिख रहे हैं, आप लोगों ने वो एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली बताते हैं एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग अपना एड्रेस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जिस सिटी से हम लोग लिख रहे होते हैं, हम उस सिटी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिटी ABC, because we don't want to mention the name in the if we are writing in the examination। लेकिन असल में हम लोग यहाँ पर हमारे जैसे सिटी है, मैं लाहौर से लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर लाहौर लिखूँगी, ठीक है। डेट हम लोग किस तरह लगाते हैं? बाज़ बच्चे डेट इस तरह लगा देते हैं, और ये गलत तरीका होता है। हमेशा आप या तो 7 मई इस तरह करके डेट लगाएं, 2022, ठीक है। दिस इज़ द राइट वे टू राइट द डेट। यहाँ पे लेटर राइटिंग में डेट हमेशा ऊपर आती है, और एप्लीकेशन में डेट हमेशा नीचे आती है। डियर, जिसको भी आपने लिखना है, डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर एनीवन यू वांट टू राइट, यू विल राइट द
राइट द एड्रेस, या जिसको एड्रेसी जिसको आपने एड्रेस करना है उसका आप नाम लिखेंगे। इसके बाद आपने उसके नीचे उसने डिटेल्स लिखना शुरू कर देनी है। जो भी टॉपिक आपका लेटर का होगा आपने उसकी डिटेल्स लिखना शुरू कर देनी है। आई होप यू आर फाइन एंड यस्टरडे आई वेंट टू वॉच अ मूवी, और आपने उनके बारे में अपने, अगर लेट्स सपोज मूवी के बारे में आपने बताना है तो आपने पूरा उसकी डिटेल्स लिखनी है। और इसके बाद आपने लेफ़्ट से ही शुरू करके लेफ़्ट पे ही ख़त्म करना है। योर्स ट्रूली। अच्छा, यहाँ पर ना कॉमा आता है ना इसके बीच में गैप आता है, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है। जिस वक्त मैं पर्सनल प्रोनाउन बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैसे लेटर में यूज़ करते हैं योर्स, आपका, तो यहाँ पर ना ही गैप आता है और ना ही इसके ऊपर कॉमा आता है। योर्स ट्रूली या योर्स लविंग, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेट। आपने ये कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप कहेंगे योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। अगर आप अपने किसी करीबी उनको लिख रहे हैं, फादर को, मदर को, भाई को, लविंग, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर अफेक्शनेट डॉटर, योर्स अफेक्शनेटली, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, लेफ़्ट से शुरू होकर लेफ़्ट पे ही ख़त्म होगा। डोंट लीव द गैप। ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं कि ये आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, वो आपकी फॉर्मेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन हम क्यों लिखते हैं? एप्लीकेशन का रीज़न होता है टू कंप्लेन और टू सीक परमिशन। हम लोगों को कोई परमिशन चाहिए या हम लोगों ने कोई शिकायत करनी है तो हम लोग किसी भी हायर अथॉरिटी को जब लेटर लिखते हैं, लेटर फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, और आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो फॉर्मल होती है। जैसे हम लोगों ने अभी अपने अगर प्रिंसिपल से कोई आपको वो है, आपने अपनी परमिशन लेनी है किसी चीज़ की, तो आप उनको बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखेंगे। या आपके किसी भी जगह पर आप देख रहे हैं कि जो है वो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं या आपका सड़क ख़राब है या कुछ है, तो आप उनकी हायर अथॉरिटीज़ जो हैं उनको आप बाकायदा एक एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन देते हैं ताकि वो परस्यू कर सकें काम को। तो लिखते किस तरह इसको, एक ये भी लेफ़्ट से शुरू होके और लेफ़्ट पे ही ख़त्म होती है। डोंट गो टू द राइट, यानी कि इसको ये ना हो कि लाहौर आपने उधर लिख दिया, डेट आपने इधर लिख दी, नहीं, लेफ़्ट से शुरू होकर लेफ़्ट पे ख़त्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो फिर आप क्या करेंगे, द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की काइंडली ये वाली स्पेलिंग लिखिएगा, PLE। प्रिंसिपल जो होता है उसका मतलब होता है असूल, और ये प्रिंसिपल जो होते हैं इनका मतलब होता है स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, या अगर आपने हेल्थ ऑफिसर को लिखनी है तो आप इनकी जगह टू द हेल्थ ऑफिसर लिखेंगे। इसके बाद जैसे अगर आपने प्रिंसिपल को लिखनी है तो फिर जिस स्कूल की वो प्रिंसिपल होंगी आपने उस स्कूल का नाम लिखना है। और अगर आपने, जैसे मैंने हेल्थ ऑफिसर की एक मिसाल दी है, तो आप क्या लिखेंगे हेल्थ ऑफिसर को कि हेल्थ ऑफिसर कहाँ पे बैठते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ठीक है, और आप कहाँ से लिख रहे हैं, ये कहाँ पर होते हैं, वो लाहौर में। ठीक है, ऊपर जिस यहाँ पर आप लेटर में आप अपना एड्रेस देते हैं और यहाँ एप्लीकेशन में आप वो एड्रेस देते हैं जिसको आपने ये एप्लीकेशन पहुँचानी हो। ठीक है, इसके बाद रिस्पेक्टेड मैम, सर, जो भी आपने लिखना है उनको जिनको एड्रेस करना है उनको एड्रेस करेंगे। और इसके बाद अगर आपने प्रिंसिपल को लिखना है तो आप लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली, और अगर आपने किसी हेल्थ ऑफिसर को या इनफॉर्मल किसी और हाइट्स को लिखना है तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। और यहाँ पर नाम, अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपना नाम नहीं वो उसमें मेंशन करते पेपर्स में, तो हम लोग यहाँ पे XYZ लिख लेते हैं, जबकि यहाँ पर अपना नाम लिखा जाता है। और यहाँ पर डेटेड, और डेटेड यहाँ पर भी इसी तरह 7 मई 2022। ठीक है, इसी तरह ये लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कॉमा और इस तरह ये डेट इस तरह लिखी जाएगी। कंप्लीट मंथ का नाम लिख के और आप लोगों ने डेट लिखनी है। ठीक है, ये तरीका होता है लेटर और एप्लीकेशन का। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा,
और जितनी भी आपकी इसमें हैं कोर्स में शामिल हैं अभी तक, उसको अच्छे तरीके से लिखिएगा। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक भी आ जाए तो आप लोग उसके ऊपर लिख सकें आप लोग, इसीलिए आप लेटर की और एप्लीकेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।